नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं ट्राइब टीवी और ट्राइब टीवी के इस द सोरेन शो में आपका स्वागत है। झारखंड में दो चीज़ें बेहद मशहूर है, राजनीति और खेल। हालांकि यह अलग बात है कि इस वक्त राजनीति में भी एक खेल चल रहा है, लेकिन हम राजनीति से बोर हुए हमारे दर्शकों को आज रियल खेल की से और एक रियल खिलाड़ी से आपको मिलवाएंगे, जिन्होंने हॉकी में देश का नाम कमाया है, देश का नाम रोशन किया है। वो आज हमारे साथ हैं। द्रोणाचार्य अवार्डी नरेंद्र सिंह सैनी इस शो में हैं। चूँकि हॉकी की अगर बात आती है तो झारखंड एक सिर्फ खान खनिजों के लिए ही नहीं बल्कि खेल के लिए भी जाना जाता है, चाहे वो हॉकी हो या अब तो लॉन बॉल का नाम भी लोगों ने सुनना रखा है। और क्रिकेट की चर्चा तो करनी ही नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट में क्या हस्ती रखते हैं और देश में उनका क्या नाम है। लेकिन हम आज बात हॉकी की करेंगे, क्योंकि हॉकी की शख्सियत हमारे साथ है। हॉकी के कोच हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड जिसे साझा कहते हैं, उस साझा के तहत नरेंद्र सिंह सैनी कोच हैं और चीफ कोच है। बच्चे और बच्चियों को यह ट्रेनिंग देते हैं और इनकी ट्रेनिंग में इनके प्रशिक्षण पाए हुए 1 दर्जन से ज़्यादा 40 से भी ज़्यादा खिलाड़ी इंडिया टीम में खेल चुके हैं, लड़के और लड़कियां। तो चलिए सीधा अब उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि हॉकी की मोहब्बत कहाँ से शुरू हुई, हॉकी को आपने कब थामा। एक्चुअली जब हम लोग पढ़ते थे, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, उस टाइम पे एक्चुअली मेन हॉकी होता था। क्रिकेट वगैरह का इतना क्रेज़ नहीं था। और जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मेरी स्कूलिंग हुई, वहाँ हॉकी इतनी खेली जाती थी कि मैं बता नहीं सकता आपको। हर घर में हॉकी खेली जाती थी। मेन स्पोर्ट्स उस टाइम पे हॉकी होता था। तो मैं एक ऐसे एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ हॉकी का उस टाइम पे गढ़ था। आज तो उसमें भी, वहाँ पे भी कमी आ गई है, लेकिन उस टाइम पे हॉकी का गढ़ था। और मैंने 5th और 6th क्लास में पहली बार हॉकी जब मैं पढ़ता था तो स्कूल की तरफ से हमारे को 33 इंच का स्टिक, छोटा स्टिक दिया गया था। और हमारे स्कूल्स में, सैनी हाई स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पे बहुत हॉकी होती थी जी। और उस टाइम पे हॉकी का कंपटीशन भी बहुत होता था। तो मैंने अपने 5th 6th क्लास में हॉकी वहाँ से स्टार्ट की मैंने जी। फिर कैसे वो आगे बढ़ता गया? बस आगे जैसे जैसे बढ़ता गया, हम बड़े हुए, 10th क्लास में हुए, फिर वहाँ पे कंपटीशन वगैरह बहुत होते थे। जोनल इंटर स्कूल कंपटीशन बहुत होता था उस टाइम पे, क्योंकि क्रिकेट तो इतना था नहीं उस टाइम पे, हॉकी था। तो इंटर स्कूल्स हमारा कंपटीशन होता था और हमारा टीम इतना अच्छा होता था। हमारा इंटर स्कूल कंपटीशन जो होता था उसमें जाट स्कूल होता था एक जी, उसका भी हॉकी बहुत अच्छा होता था। तो हमारा फाइनल में हमेशा उनके साथ ही कंपटीशन होता था। और उसको जीतने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट में जाते थे। डिस्ट्रिक्ट के बाद, डिस्ट्रिक्ट जीतने के बाद स्टेट में पार्टिसिपेट करते थे। तो उस टाइम एक सिस्टम था हर चीज़ का। इंटर स्कूल्स होता था, बहुत स्कूलों की टीमें होती थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और भी ज़्यादा टीमें होती थी, स्टेट लेवल पे और भी ज़्यादा टीमें होती। तो उस टाइम एक कल्चर था हॉकी का, मैं कह सकता हूँ। और हर आदमी हॉकी को ही पसंद करता था, हॉकी खेलता था। घर घर में हॉकी खेली जाती थी। इवन मेरे जो पिताजी थे वो भी हॉकी खेलते थे, बड़े भाई मेरे वो भी हॉकी खेलते थे। तो उन्हीं को देख के, जहाँ मैं रहता था, जिस एरिया में मैं रहता था, सैनीपुरा नाम है उसका, उसके हर घर में 2-4 प्लेयर हॉकी के होते थे। और हॉकी रोहतक में इतनी ज़्यादा होती थी उस टाइम पे कि हरियाणा में उतना हॉकी नहीं होता था जितना रोहतक में होती थी। मतलब तो धीरे पूरे स्टेट में उतनी इवेंट नहीं होती थी जितनी एक जगह पर रोहतक में होती थी। और स्पेशली हमारी कास्ट के बच्चे बहुत ज़्यादा हॉकी खेलते थे। मैं बिलोंग करता हूँ सैनी कास्ट से। तो लोग बाग ये भी कहते थे कि हॉकी सैनियों को ब्याह रखी है, मतलब शादी किए हुए हैं हॉकी में। अच्छा। मतलब लोग बाग, दूसरे लोग बोलते थे कि इतने प्लेयर होते थे कि एक टीम में 12 सैनी हो गए या कितने हो गए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये एक कल्चर था उस टाइम पे। कौन कौन से मैचेस खेले आपने? कितनी कहाँ तक? मैं हॉकी बहुत ज़्यादा तो नहीं खेला, बाकी मैंने नेशनल लेवल तक मैंने टूर्नामेंट खेले हैं। मैं इंडिया में की टीम में कभी नहीं खेला, ना मेरा इंडिया कैंप के लिए कभी सिलेक्शन हुआ। लेकिन आपके क्या मतलब ये कह सकते हैं कोचशिप में? हाँ, मेरी जैसे ही मैंने MA करने के बाद मैंने NIS पटियाला से 1 साल का कोर्स किया। और कोर्स करते करते ही मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था हरियाणा गवर्नमेंट में जी। बस दिल में एक वही इच्छा थी कि मैंने तो कुछ नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था
जी। लेकिन मैंने दूसरे बच्चों के लिए ज़रूर कुछ करके दिखाना है। जो मैं नहीं अपने लिए कर पाया, तो मेरी एक उम्मीद यही थी कि मैंने दूसरों के बच्चों के लिए बहुत कुछ करना। तो 82 में मेरा पोस्टिंग हो गया हरियाणा गवर्नमेंट में जी। तो मेरे को एक गांव में मिला। मेरा फर्स्ट पोस्टिंग जो हुआ, एक ऐसा रिमोट गांव था जहां कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चल के, बस से उतर के 10 किलोमीटर पैदल चल के मेरे को गांव में जाना पड़ता था। अच्छा। जहां मेरा पोस्टिंग हुआ था। तो वहाँ पे अच्छा पॉकेट था वो भी हॉकी का। उसका गांव का नाम डिस्ट्रिक्ट रिवाड़ी में पड़ता है, हरियाणा में। कवाली गांव है एक, वहाँ पे मेरा पोस्टिंग हुआ। वहाँ एक सेंटर भी था, वहाँ पे छोटा सेंटर था, तो उसमें मेरा पोस्टिंग हुआ। वहाँ से मैंने अपना कैरियर हॉकी का एज ए कोच स्टार्ट किया मैंने वहाँ से। और जैसे ही भगवान की ऐसी कृपा रही मेरे ऊपर, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, तो वहाँ बच्चे बहुत निकले। हॉकी की लड़कियों का सेंटर था, वहाँ भी मेरे को फर्स्ट जो सेंटर मिला, वहाँ से भी 8-10 लड़कियाँ नेशनल खेली, ओपन नेशनल। एक छोटी सी जगह से, छोटी सी जगह से जी। लेकिन वहाँ भी इंटरेस्ट बहुत था हॉकी का, स्पोर्ट्स का अच्छा माहौल था वहाँ पे। हाँ। और अच्छी लड़कियाँ थी, यादव लड़की थी सारी जो मेरे पास सेंटर में आई थी उस टाइम पे। 90% यादव लड़कियाँ थी। और उनकी हाइट, बिल्ट और स्किल्स उनके पास, जो हमने कोशिश करके, मैं वहाँ पे लगभग 5 साल रहा वहाँ पे। तो 5 साल रहने के बाद वो लड़कियाँ खेली, लेकिन मेरा मन लगा नहीं वहाँ पे। दिमाग में वही रहता कि नहीं, अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ अपने काम से। दिमाग में ऐसे ही चलता रहता था। धीरे धीरे फिर साई में पोस्टिंग के लिए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उस टाइम एस्टेब्लिश्ड हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था जी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो पोस्टें निकली, पोस्टें भी क्लास 1 की थी। 2200-4000 का स्केल, आप अंदाज़ा लगाइए, बहुत बड़ा स्केल होता था। तो उसमें मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू वगैरह हुआ हमारा। इंटरव्यू भी बड़ा लंबा चला, लगभग 1 घंटे का इंटरव्यू चला हमारा। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। दिमाग में वही था कि मैंने हरियाणा में काम नहीं करना है। मेरे दिमाग में था, मेरी अपनी वो थी है कि नहीं, हरियाणा से बाहर निकल के, जबकि वो जहाँ मेरा पोस्टिंग था मेरे घर के पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो हरियाणा से बाहर क्यों निकलना चाह रहे हैं? बस इसीलिए करना चाह रहे थे कि मैंने कुछ करना है अपनी लाइफ में। मैंने खुद मेरे अपने लिए नहीं कर पाया, लेकिन दूसरे बच्चों के लिए मैंने करना है। तो मैंने बहुत पहले डिसाइड किया था कि नहीं, क्योंकि हरियाणा में रहता तो मैं ये काम नहीं कर पाता। जो अवार्ड वगैरह है मेरे पास, जो कुछ है, जो भी अचीवमेंट मेरी है, मैं हरियाणा में रह के नहीं कर पाता। बात तो बिल्कुल सही है, और शायद देश को कई अच्छे नाम और अच्छे प्लेयर्स नहीं मिल पाते। हाँ, तो मेरे दिमाग में यही था कि नहीं, मैंने बाहर जाके नौकरी करना है। जबकि हरियाणा में मेरे पास क्लास 2 का पोस्टिंग था जी। क्लास 2 पोस्ट था मेरे पास, गस्टेड ऑफिसर जो साइन करते हैं ना क्लास 2, वो पोस्ट था मेरे पास। लेकिन मेरा मन नहीं मानना था कि नहीं, जैसे भी है मैंने छोड़ के जाना हरियाणा। और भगवान ने मेरे साथ भी दिया। साथ ही साथ 5 साल जैसे मैंने जॉब किया वहाँ पे, मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। तो फर्स्ट पोस्टिंग मेरा रांची में हुआ था। अच्छा। 82 में मैं रांची में आया था। नहीं, 82 में नहीं, 86 में। 82 तो मेरा हरियाणा में था ना। तो वही सोच के, तो बड़ी प्रॉब्लम भी आई उस टाइम पे। मेरे फादर वगैरह, मैं एक्चुअली बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता था फाइनेंशियली। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, क्लर्क थे, और बड़ा परिवार था। तो फादर मदर हमारे बड़े खुश थे कि बेटे को नौकरी मिल गई है। तो बड़े खुश थे वो लोग, खुश तो हम भी थे, नौकरी मिल गई है। तो लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था वहाँ पे। फादर मदर, बड़ा ब्रदर वगैरह, वो कहते थे कि नहीं, आपको बाहर नहीं जाना, यहीं पे नौकरी करना है। तो मेरा ये था कि नहीं, मैंने हरियाणा में नौकरी नहीं करना, मेरे को बाहर जाना है। जबकि मेरा यहाँ पोस्टिंग हो गया था। मैंने वहाँ हरियाणा में रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने के बाद मैं इधर आया रांची आया, तो पीछे से मेरा रिज़ाइन वापस ले लिया घर वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने, कि नहीं, जाने नहीं देना, यहाँ नौकरी है इतना बढ़िया, आप इतनी दूर जाओगे। हो सकता है उनके दिमाग में कुछ और भी चीज़ें चल रही हो। लेकिन आपने मन बना लिया था? मैंने डिसाइड किया हुआ था कि नहीं, मैंने घर से बाहर जाना है। अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ तो मैं घर से बाहर जाके ही कर सकता हूँ, वहाँ रह के नहीं कर सकता था मैं। और वो प्रूव भी हुआ बाद में। जब 86 में मैंने इधर ज्वाइन किया बरियातू गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में, तो सेंटर साई का स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे। NSTC स्कीम होती थी एक जी। तो उसके अंडर मेरे को भेजा गया दिल्ली से, यहाँ पे पोस्टिंग दिया गया। तो मैं आके 86 में आया था, और सितंबर में मैंने ज्वाइन किया था। इसके बाद आपने अपने
कोच की जो सपने थे उसकी एक शुरुआत होती है, लेकिन हमारा नहीं, वक्त हुआ है- शुरुआत पहले हो गई थी मेरी वहाँ से। मेन शुरुआत जिसको कह सकते हैं, यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बरियातू से मेरी स्टार्ट हुई। जी। 86 में मैंने स्टार्ट किया। जैसे ही मेरे पास यहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, 12 साल से नीचे की स्कीम होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें मेरे को भेजा गया। 15 साल आप रहे, इंडिया टीम के भी कोच रहे। मैं 15 साल इंडिया टीम का कोच भी रहा, और 2004 में मैं यहाँ से कुछ, वो कहते हैं ना, एक जगह पड़ा हुआ तो पत्थर भी भारी हो जाता है, तो कुछ प्रिंसिपल से नहीं बन पा रही थी उस टाइम से, क्योंकि हमारी नेचर ऐसी रही है कि बच्चों के हक के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। बच्चों को खाना नहीं मिल रहा था, तो मेरी ड्यूटी थी उस टाइम पे जी कि बच्चों को मैं सपोर्ट करूँ। आदिवासी बच्चे थे, बच्चियाँ थी मेरे पास, वो बोलते नहीं हैं, बहुत कम बोलते हैं, तो उस टाइम मेरी ड्यूटी ये बनती थी कि नहीं, जब मैं इतनी ट्रेनिंग करवा रहा हूँ उसके हिसाब से बच्चों को खाना नहीं मिलेगा, तो मेरी ड्यूटी है, मैंने प्रिंसिपल को या जिसको भी अथॉरिटी को बोलना, उनको बताना, मेरा काम होता है वो। मेरा काम था और मैंने वो काम किया। उसमें नई प्रिंसिपल आई थी कोई, मृदुला सिन्हा थी, वो तो बहुत ही अच्छी प्रिंसिपल थी, उसके टाइम में तो कमाल ही हुआ। उसके बाद वो रिटायर होने के बाद कोई नई प्रिंसिपल आई, नाम मेरे को ध्यान नहीं है, यंग बिल्कुल थी, वो स्पोर्ट्स के बारे में जानती भी नहीं थी। तो खाना वाना बंद कर दिया उन्होंने देना बच्चों को। तो मैंने शोर मचाया, नहीं ऐसे कैसे चलेगा, आप इतना अच्छा सेंटर चल रहा है और आप बच्चों को खाना नहीं दोगे तो क्या, कैसे चलेगा आगे। तो उस उठा के उन्होंने मेरी कंप्लेंट कर दी। कैलकाटा हमारा रीजनल ऑफिस होता था। अच्छा। तो मेरे को बुलाया गया, मैंने बताया, वो जानते थे मेरे को रीजनल ऑफिस वाले, कि मेरा जो नाम आता था उस टाइम पे इंडिया के बेस्ट कोचेज़ में नाम आता था। कैलकाटा बुलाया गया, बोला गया कि सनी साहब आप क्यों ऐसा कर रहे हो। वहाँ सर मैं क्या कर रहा हूँ बताइए ना। बोले कि आप पेपर में निकलवाते हो, ये करते हो और वो करते हो। मगर मैं तो निकलवाया नहीं हूँ, मैं नाम बता रहा हूँ, अगर आप एक्शन ले सकते हैं तो जिसने पेपर में निकलवाया है तो आप एक्शन लीजिए, मैंने नहीं निकलवाया। लेकिन बोले कि नहीं, आप इंडिया के साई के बेस्ट कोच हैं और ये है और वो है, मतलब बड़ा उन्होंने किया। फिर नेक्स्ट डे मेरे को बोला कि जाइए आप। तो ये ऐसा सिस्टम चलता रहा। देखिए, अब हम सिस्टम की तरफ जाएंगे कि कैसे हॉकी को सिस्टम ने कमज़ोर कर दिया और दूसरी खेलों को आगे बढ़ने के लिए स्पेस दे दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्राइब टीवी और ट्राइब टीवी के इस द सोरेन शो में आज हमारे साथ है हॉकी के कोच, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नरेंद्र सिंह सैनी। हमने सिस्टम पर ब्रेक के पहले सिस्टम पर बात आकर छोड़ी थी, अब बात सिस्टम से ही शुरू करेंगे। क्या लगता है कि हॉकी को लेकर के हमारा सिस्टम कितना सपोर्टिव है? जहाँ तक स्पोर्ट की बात मैं कहूँ, जब मैं पहले यहाँ पे रहता था, मैं 2004 तक, 86 से 2004 तक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बरियातू में रहा। उस टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया इधर आके, तो जो प्रिंसिपल थी वो बड़ी स्पोर्टिंग थी, बहुत बढ़िया, अच्छे से जानती थी, वो हॉकी को समझती थी। और अब पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे नेशनल गेम हॉकी को हमने क्या धीरे धीरे, जब हम जयपाल सिंह मुंडा के वक्त का दौर भी याद करते हैं, ओलंपिक में हम गोल्ड लेकर के आते थे, आज कितनी मुश्किल हो गई है गोल्ड तक पहुंचना। नहीं, उस टाइम का दौर कुछ और था और अब का दौर कुछ और है। उस टाइम का मैं कह सकता हूँ कि जो जयपाल सिंह मुंडा हुआ, ध्यानचंद हुआ, हमारे जो 5 गोल्ड मेडल आए हैं उससे, उस टाइम पे एक तो मैं कह सकता हूँ, जो मेरा अपना नॉलेज है, जो मैं समझ सकता हूँ, दूसरे कंट्रीज़ में हॉकी कम खेला जाता था। तो एक तो रीजन मैं वो कह सकता हूँ, और हमारे इधर हॉकी बहुत खेला जाता था। दूसरा चीज़ ये है कि जो अभी ओलंपिक का तो नाम तो नहीं बता पाऊँगा कौन से, जो यूरोपियन कंट्री का और ऑस्ट्रेलिया वगैरह का एक डोमिनेशन चला, उन्होंने क्या किया, पहले जो कंपटीशन वगैरह होते थे, जो हम पहले मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में, वो ग्रासी ग्राउंड पे होते थे। वो लोग ग्रासी ग्राउंड पे नहीं खेलना जानते थे, कम जानते थे। तो धीरे धीरे करके जो FIH बॉडी बनी वहाँ उस टाइम पे, तो उसमें हमारा इंडियन एशियन कंट्री का बहुत कम, इक्का दुक्का ही कोई लोग होता था, बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के और उधर के ही लोग FIH में होते थे। तो उन्होंने अपनी हार को बचाने के लिए उन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया एक, कि इस ग्रासी ग्राउंड पे हॉकी ना होके
एक नया सिंथेटिक ट्रैक बनाया एस्ट्रोटर्फ उन्होंने उस टाइम पे। हाँ, ये एस्ट्रोटर्फ का कॉन्सेप्ट आया। एस्ट्रोटर्फ का कॉन्सेप्ट आया और वो उन्होंने कब शुरू किया, उन्होंने 5-7 साल पहले ट्रेनिंग कर लिए थे वो लोग उस पर, वो अपने आप को एडजस्ट कर लिए थे उस पर, और हम लोगों को उस चीज़ का पता ही नहीं था। हम लोगों को पता नहीं था तो हम प्रैक्टिस तो ग्रास पे ही करते रहे हम लोग। जब जैसे ही ओलंपिक आया, वर्ल्ड कप वगैरह हुआ, उन्होंने एकदम से FIH बॉडी तो इंट्रोड्यूस कर सकती है, उन्होंने एस्ट्रोटर्फ को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो उसके बाद हम उसको अडॉप्ट करने के लिए एस्ट्रोटर्फ को, हमारा बीच में एक स्पेन ऐसा आया जिसमें हम लोग धीरे धीरे करके ब्रॉन्ज मेडल के बाद कोई पोजीशन नहीं आई, चलता रहा ऐसे ही, और वो लोग एक्सपर्ट हो गए उसके। जो ट्रेनिंग जिस पे करेगा उसका तो देखो उसको नॉलेज हो ही जाएगा जी। तो नॉलेज होने के बाद वो अच्छा परफॉर्म करने लगे, और उन्होंने उनका जो एक टाइम पे कम इंटरेस्ट होता था हॉकी में, इंटरेस्ट भी बहुत काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि कोई भी कंट्री है या कोई भी स्टेट है या जिसका एक बार मेडल आना शुरू हो जाता है तो उस पर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कोई भी स्टेट है या कोई भी कंट्री है, फोकस जो होता है उसका वो उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है मेडल आने के बाद। तो वही चीज़ हुआ, धीरे धीरे करके यूरोपियन कंट्रियों भी आगे आने लगी एक गैप के बाद। और 80 में फिर कुछ चेंज आया, 80 में हमारे को फिर गोल्ड मेडल मिला ओलंपिक में, मास्को ओलंपिक था उस टाइम पे, मेडल मिला। उसका भी रीज़न एक तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ कंट्रियों ने बाइकाट कर दिया था, और टीम भी हमारा उस टाइम ठीक था। हाँ, उस पर सिल्वानुस डुंगडुंग वगैरह। हाँ, सिल्वानुस डुंगडुंग वगैरह थे सभी लोग। मनोहर टोपनो नहीं थे, वो 84 में आए हैं जी। तो उस टाइम हॉकी का अच्छा भी टीम था, और एक वो कुछ कंट्रीज़ बाइकाट भी कर गए थे, तो हम लोगों का गोल्ड मेडल आया था 80 में। और उसके बाद फिर अब बीच में हमारा टीम अभी ये जो हम पीछे 3-4 साल का कह सकते हैं कि हमारे की थोड़ा बेहतर कर रहे हैं बिल्कुल, और आगे उम्मीद है कि ऐसे अगर चलता रहा तो बेहतर करेंगे भी। एक इसका एक सिस्टम ये होना चाहिए, और हॉकी इंडिया ने सिस्टम तैयार भी किया है। अभी हमारे पास एक टीम नहीं है, 1-2 टीमें डेवलपमेंट भी चल रही है नीचे। अच्छा। एक तो जो हमारा स्क्वाड है जो अभी कॉमनवेल्थ खेला है या ओलंपिक खेला था या वर्ल्ड कप खेला है, एक तो ग्रुप वो है हमारे पास। उसके अलावा साइड बाय साइड 2 ग्रुप और चल रहे हैं हमारे, जिसमें भी कम से कम 25-30 प्लेयर होते हैं। उनमें से जैसे बच्चे इम्प्रूव करते हैं तो उसको प्रमोट किया जाता है ऊपर। तो साइड बाय साइड ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। अच्छा, सैनी साहब आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि खेल में राजनीति कितनी मतलब कितनी अंदर तक है? खेल में राजनीति अभी है, बिल्कुल कोई डाउट वाली बात नहीं है। ऊपर लेवल पे तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इंडिया टीम का कोच मैं भी रहा हूँ। उस टाइम पे हमारे को फ्री हैंड था, जो भी बच्चे हम सेलेक्ट करते थे ना। मैं गर्ल्स के साथ जैसे बताया आपको इंडिया टीम का कोच रहा हूँ 1998 से लेके 2012-13 तक मैं इंडिया टीम के साथ रहा हूँ, वुमेंस टीम के साथ जी। तो पहले भी ऊपर लेवल पे इतना पॉलिटिक्स नहीं होता है, क्योंकि जो लोग ऊपर एकदम टॉप पर हैं, टॉप में है, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं करते बिल्कुल भी। वो बीच वाले ही लोग बात गड़बड़ करते हैं। जैसे स्टेट का गड़बड़ हो गया, अच्छे बच्चे को ड्रॉप कर देते हैं, अपने जानने पहचानने वाले बच्चे को ले जाते हैं। या टूर्नामेंट हुआ किसी का, एसोसिएशन का किसी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर होता है जी जी, हर स्टेट में है ये। हाँ, इवन झारखंड में भी अभी भी है जी। सॉफ्ट कॉर्नर होता है किसी टीम के प्रति, तो उसको ज़्यादा वो लाइक करते हैं। जबकि टीम दूसरा अच्छा हो उसको हरवाने की कोशिश करते हैं, और दूसरे जिसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होता है उसको जिताने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ गलत है, ये लेके नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स। स्पोर्ट्स में जहाँ भी पॉलिटिक्स आ गया वो कमज़ोर होगा, टीम प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा कभी भी। हमेशा मैं जिससे भी मिलता हूँ, कोचेज़ से मिलता हूँ या और जिनसे मिलता हूँ, मेरा एक ही वो होता है। और आज जिस जगह पे मैं बैठा हूँ वो मेरी ईमानदारी और जो मैंने टीम बनाई है 100% ईमानदारी के दम पे मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। और जितने भी मेरे कुलीग हैं सबको मैं यही एडवाइस करता हूँ कि देखो आप मेहनत करो, ईमानदारी से सिलेक्शन करो, भगवान आपके साथ होगा और साथ रहता है हमेशा। गलत काम करोगे कभी आपके साथ कोई नहीं होगा। कुछ लोग रहेंगे जिनका इंटरेस्ट होगा, लेकिन एक दिन के बाद वो भी छोड़ के चले जाए। अच्छा सैनी साहब, आपको लगता नहीं कि हॉकी को लेकर के हम जितने देखते हैं या इनको जितना सपोर्ट मिलता है,
चाहे वो गवर्नमेंट की हो या कॉरपोरेट समूहों की हो, क्रिकेट के मुकाबले आप हॉकी को कहाँ देखते हैं? जहाँ तक पहले तो मैं बात यहीं की करना चाहूँगा जहाँ मैं रह रहा हूँ। बाकी ऊपर लेवल पे तो देखो अलग सिनेरियो है पूरा, एकदम से BCCI है, बहुत बड़ी बॉडी है, बहुत बड़ा, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मार्केटिंग है उनकी। बाकी जहाँ तक हॉकी का सवाल है, हम लोगों ने भी हॉकी लीग स्टार्ट किया था एक बार, उसमें 4-5 HIL हॉकी लीग बोलते हैं उसको, तो वो सक्सेस नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि हॉकी इतनी पॉपुलर नहीं है, और ये पॉपुलर कब होगी जब स्टेट से इस काम को शुरू करेंगे हम लोग। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, 4-5 HIL होने के बाद हॉकी HIL बंद हो गई, क्योंकि स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था उनको, तो हॉकी बंद हो गई। बिल्कुल, हम लोग पीछे के स्टेडियम में HIL के हमने हाँ मैच देखे होंगे आपने ज़रूर। तो बाकी ये चीज़ें स्टेट लेवल से स्टार्ट होंगी, अपने स्टेट से ही स्टार्ट होंगी, तो ऊपर जाके अच्छा इसका रिजल्ट रहेगा। और जितना क्रिकेट पॉपुलर है उतना हॉकी भी पॉपुलर होगा, तो उसमें भी पैसा इन्वॉल्व होगा। अभी पैसा काफ़ी इन्वॉल्व हो भी रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि पैसा इन्वॉल्व हो रहा है उनको जो मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं, एशियन गेम्स मेडलिस्ट हैं, एशिया कप के मेडलिस्ट हैं, उनको पैसा बच्चों को मिल रहा है, मिलना भी चाहिए। लेकिन मेरा गवर्नमेंट से यही अनुरोध रहेगा कि देखो, वो 4 प्लेयर को, 8 प्लेयर को, 10 प्लेयर को आपने पैसा दे दिया, और आपके यहाँ जो सेंटर चल रहे हैं वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ ना हो तो प्लेयर आगे कैसे जाएंगे? वहाँ बढ़ेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, तभी तो मेडल लाएंगे। यहाँ से कुछ बेस बनेगा हमारे बच्चों का। हर स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, हर स्टेट का अपने बच्चों का बेस बनेगा, वही ना ऊपर जाएंगे। तो वो बेस बन नहीं पा रहा है। मैं स्पेशली अभी झारखंड में हूँ तो झारखंड की बात करूँगा। जैसे मैं ही हूँ यहाँ पे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी मेरे पास है यहाँ पे, अच्छे बच्चे हैं मेरे पास बहुत, लेकिन जहाँ तक फैसिलिटीज़ का सवाल है, ना के बराबर ही है फैसिलिटीज़ जो बच्चों को मिल रही है। कितने बच्चे हैं? मेरे पास 32 लड़के हैं और 21 लड़कियां हैं अभी जी। तो मतलब फैसिलिटीज़ की क्या बात कहें, मिल ही नहीं रहा कुछ भी उन बच्चों को। बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, कहा भी गया है, लेकिन फैसिलिटीज़ वाइज जो आप पैसा इतना मेडलिस्ट को देते हो, वही पैसा कुछ यहाँ इन्वेस्ट करिए ना। जो टूर्नामेंट करवाते हैं, एसोसिएशन वगैरह को पैसा दिया जाता है, उसको थोड़ा कम करके जो ये सेंटर हमारे रन कर रहे हैं, यहीं से ना प्रोडक्ट निकलेगा हमारा। ये इतने सेंटर कुछ और बढ़ाए जाएं, ताकि देखो एक कुछ क्वांटिटी हमारे पास होगी तो उसमें से क्वालिटी निकल के आएगी। इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, खेल गांव है, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ सारे खेल के मतलब कह सकते हैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की तरह उनको यूटिलाइज़ किया जा रहा है, और कोल इंडिया उसमें नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बहुत है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा ना। अब खाने को बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा। आप बॉर्डर पे भेज रहे हैं, हलवाई है एक, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, स्वीट्स ये बनाने वाला, इसको टॉप क्लास का इंडिया का वो है बनाने वाला मिस्त्री, और उसको आप कहेंगे कि भाई खाना इतना टॉप क्लास का बनना चाहिए कि सब लोग कहें, अप्रिशिएट करें कि हाँ कुछ खाना था, और आप देंगे उसको कुछ नहीं, ना मसाला देंगे, ना अच्छा ही वो मटेरियल दोगे, ना घी दोगे, ना तेल दोगे, ना कुछ, कहाँ से बना देगा वो। बॉर्डर पे जाते हैं हमारे सैनिक लड़ाई करने के लिए, बड़ी अच्छी बात है, लड़ते हैं, वो करते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जी। उनको हथियार दोगे नहीं बॉर्डर पे तो क्या करेंगे वो, कहाँ से जीत के आएंगे? आएंगे जीत के। दूसरे फौज के पास तो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, हमारे लोगों के पास गन भी नहीं है, पहनने के लिए नीचे जूते भी नहीं है। तो वो लोग, आप ही सोचिए कि क्या कर पाएंगे वहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए जो सेंटर बनाए हुए हैं यहाँ पे, उनमें गवर्नमेंट को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, अपने बच्चों को सोच के करनी चाहिए, तभी कुछ रिजल्ट मिलेगा। और इन बच्चों को जब डाइट ही अच्छी नहीं मिलेगी
न्यूट्रिशन वाली। तो ये मैं नहीं समझता ये बच्चे कभी परफॉर्म करेंगे, और ना ही कोई कोच करवाना चाहेगा। उसका रीज़न है, अगर मैं अपना ट्रेनिंग फुल ट्रेनिंग इन बच्चों को करवाऊँ, इनको खाना कुछ नहीं मिलता, तो हफ्ता 2 हफ्ते के बाद क्या होगा, उसका रिजल्ट किसी ना किसी बच्चे को इंजरी हो जाएगी। उसका जिम्मेवार कौन होगा? ना कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ना बच्चों के लिए पास इक्विपमेंट्स है, ना बच्चों के पास टी शर्ट पहनने के लिए है ट्रेनिंग करने के लिए। मैं सभी स्टेट की बात कर रहा हूँ अभी। अगर हर स्टेट में ऐसे प्रोवाइड किया जाए तो ऐसा नहीं है, हमारे पास टैलेंट बहुत है। मतलब कह सकते हैं कि हॉकी की तरफ, हॉकी अपने दम पर जिंदा है, अपने दम, बच्चों के खिलाड़ी के दम के ऊपर बस जिंदा है। हाँ। गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल रहा बिल्कुल जी। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम आते हैं तो हॉकी की दुर्दशा पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। सैनी साहब ना सिर्फ कोच के रूप में इस खेल से जुड़े हुए हैं, बल्कि एक खेल प्रेमी भी हैं, तो जाहिर है कि अगर खेल की दुर्दशा होगी तो इनके मन को तकलीफ होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो, और द सोरेन शो में आज हमारे साथ हैं हॉकी के कोच द्रोणाचार्य अवार्डी नरेंद्र सिंह सैनी। सैनी साहब रिटायर हो चुके हैं और अब इस वक्त स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड में चीफ कोच हैं हॉकी के, और 100 के करीब बच्चे इनके अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं और हॉकी के लिए, देश के लिए वो हॉकी खेल रहे हैं। हम जिस बात तक पहुँचे थे, थोड़ी गंभीर बात है और थोड़ी चिंताजनक बात भी है। सरकार बदलती जा रही है झारखंड में, लेकिन लगता नहीं कि हॉकी का वक्त बदल रहा है। अभी तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जब से मैं आया हूँ, मेरे को बुलाया गया था यहाँ पे मेरी पहले की परफॉर्मेंस देख के, तो मेरे को आश्वासन भी दिया गया था कि आप आइए हमारे यहाँ ज्वाइन करिए दोबारा, और फैसिलिटीज़ आपको सारी चीज़ दी जाएंगे। तो मैं एक्चुअली डायरेक्ट, मेरा इंटरव्यू वगैरह तो यहाँ पे नहीं हुआ, ऐसे ही वर्बली बात हुई थी। मैंने उनको यही कहा था कि फैसिलिटीज़ वगैरह अगर देंगे तो मैं आऊँगा, अदरवाइज़ मेरा आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो मैं काम करवाना चाहूँगा, मेरे को पास फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो रिजल्ट नहीं आएगा ना। जबकि इतना कम होने के बाद भी रिजल्ट आ रहा है। अभी यहाँ पे बच्चे, मेरे यहाँ पे 4 बच्चे इंडिया कैंप में गए हुए हैं अभी, और 3 बॉयज़ भी इंडिया के जूनियर इंडिया कैंप में गए थे। रिजल्ट हो रहा है, और भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो जब मैंने इधर ज्वाइन किया तो सारे आश्वासन दिए गए थे मेरे को, और सारे प्रोग्राम भी मैंने बना के सबमिट किए थे कि भाई ऐसे ऐसे ये सिस्टम है, ये पेपर रहेगा, ऐसे हम करेंगे। सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम साल भर का बना के हम दिए थे। हमने काम स्टार्ट किया था, तो सितंबर 19 में ये सेंटर स्टार्ट हो गया था। मेरे ख्याल ये सामने बोर्ड भी लगा हुआ है जी। बावरी साहब थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर उस टाइम पे, अमर कुमार, राहुल शर्मा सेक्रेटरी स्पोर्ट्स होते थे, अनिल कुमार जी डायरेक्टर साझा होते डायरेक्टरेट के, तो वो लोग होते थे। उस टाइम स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। तो स्टार्टिंग में तो मैंने भी कुछ दिन इंतजार किया कि चलो देखो, एकदम से कोई भी नई जगह जाता है या नई जगह कोई काम नया शुरू किया जाता है तो उसमें टाइम लगता है। तो हमने इंतज़ार किया, फिर कोरोना का चक्कर भी फंस गया बीच में, 1.5 साल हमारा उसमें भी बर्बाद हुआ। उसके बाद फिर स्टार्ट हो गया ये सेंटर, अभी लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया कोरोना के बाद स्टार्ट हुए। तो बार बार रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है ईडी से, डायरेक्टर से, कि भाई बच्चों को सामान नहीं मिल रहा है। लिस्ट भी बना के दिया जा रहा है उनको, बार बार बोला भी जा रहा है, तो मना तो कोई करता नहीं है, लेकिन आज तक मिला भी नहीं है कुछ भी। कितने दिनों से आपको किट नहीं मिले हैं, मतलब आपके प्लेयर्स को? मेरे प्लेयर्स को किट कभी मिला ही नहीं है। अच्छा। एक टाइम में जब 19 में यहाँ पे आए, यहाँ पे टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, एक टाइम उस टाइम अनिल कुमार ने बनवा के दिया था। अनिल कुमार सिंह है, डायरेक्टर थे, और अभी लड़कियाँ हमारी सिमडेगा खेलने गई हुई है। मैंने उनको लिख के दिया, या तो मेरे को किट दो, नहीं तो बच्चे नहीं जाएंगे खेलने के लिए। तब उन्होंने एक जर्सी ला के दिया है, नहीं तो आज तक मेरे बच्चों को यहाँ पे सिर्फ जर्सी मिली है, स्टिक और गेंद कुछ नहीं मिला। कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। स्टार्टिंग में मैंने यहाँ DSO एक मेरे जानने वाले होते थे, उनसे रिक्वेस्ट करके मैंने थोड़ा सा सामान जो अवेलेबल था वो लिया था, लेकिन साझा की तरफ से मेरे को आज तक कुछ नहीं मिला। जबकि मैं इतना रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, इतना लिख के दे चुका हूँ
कि अब मेरे को शर्म आने लगी है। मैंने बच्चों को भी कहा, मैं भाई अब कुछ नहीं हो रहा तो मैं बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो अपनी जो प्रॉब्लम है, जो भी रिक्वायरमेंट मेरी है, प्रॉब्लम ना कह के रिक्वायरमेंट मैं कहूँगा, मैं तो जो मेरे सीनियर बॉसेस हैं उनको ना बता सकता हूँ जी। वो कितना रिएक्ट करते हैं उस बात के लिए, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं खुश नहीं हूँ अभी यहाँ से, जो जैसे चल रहा है यहाँ माहौल। डायरेक्ट ईडी भी आता है, साझा का तो इंचार्ज ईडी होता है ना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो वो भी कुछ दिन के लिए आते हैं, फिर वो भी रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, जो यहाँ बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, साझा में ट्रेनिंग लेते हैं, वो इवेंट किस तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं? क्या हॉकी के टूर्नामेंट वगैरह होते रहते हैं? नहीं होते, टूर्नामेंट होते रहते हैं, लेकिन ये भी सरप्राइजिंग है, खाली नेशनल वगैरह जैसे जूनियर सब जूनियर नेशनल खेलती है, उसके अलावा आज तक मेरे बच्चे कोई टूर्नामेंट खेले ही नहीं है। तो जब बच्चे खेलेंगे नहीं तो फिर वो अपने कमजोरियों को समझेंगे कैसे? नहीं, बच्चे भी नहीं समझेंगे, मैं कैसे समझूंगा कि किस बच्चे में कितना पोटेंशियल, क्या वीकनेस है, क्या उसमें टैलेंट है, क्या वीकनेस है, क्या बच्चे आगे पोटेंशियल है या नहीं, आगे इम्प्रूव करेंगे नहीं करेंगे, मेरे को कैसे पता लगे? सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। इसके बारे में मैं 10 बार लिख के भी दे चुका हूँ। फुटबॉल का सेपरेट एंट्री है झारखंड गवर्नमेंट का नेशनल के लिए, मैंने उनको ये भी लिख के दिया है कि देखिए स्टेट का टीम जाएगा, अगर हमारा अलग से सेपरेट एंट्री हो जाएगा तो उतने बच्चे हमारे झारखंड के बच्चे, ट्राइबल बच्चे हॉकी और खेलेंगे, उनमें इधर से भी सिलेक्शन होगा, इधर से भी सिलेक्शन होगा, तो इंडिया कैंप में बहुत बच्चे चले जाएंगे। लिख के देने के बाद भी परफॉर्मा भी आया हॉकी इंडिया से, उन्होंने सारी रिक्वायरमेंट जो थी परफॉर्मा मैंने ही फिलअप करके दिया। अब वो उस परफॉर्मा का ये नहीं पता कि है कहाँ वो। डायरेक्टर से भी बात हुई है, पर्सनली मेरी बात हुई थी पहले कि मां सर आप ये काम करिए, अगर नहीं करेंगे तो देखो मेरा आने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे नाम के पीछे भी इंडिया कोच लगा हुआ है, द्रोणाचार्य का लगा हुआ ठप्पा, बिल्कुल मेरी भी तो बदनामी होगी उसमें, मैं भी तो डिफेम हूँगा। अगर हर सीजन में हर साल अगर आप 8-10 बच्चे यहाँ से नहीं दे सकेंगे तो मेरी भी तो बदनामी है ना। तो कहेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी क्या है, ख़त्म है। मैंने यहाँ तक भी बोल सर, अगर सर ऐसे ही रहा तो मैं छोड़ के चला जाऊँगा। तो पीछे भी जो डायरेक्टर थे उन्होंने 100% अश्योर किया था, बड़े अच्छे से बात करने लगे थे सारा कुछ। एक सबसे बड़ी आजकल मैं पता है क्या चीज़ नोट करता हूँ, पहले जब मैं आया था जब ये चीज़ें नहीं थी। अच्छा, आजकल जो भी डायरेक्टर ईडी आता है वो किसी से बात ही नहीं करना चाहता, पता नहीं रीज़न क्या है इस चीज़ का, मेरे को समझ नहीं आता है। अच्छा, जबकि बात करनी चाहिए, आपके सबॉर्डिनेट हैं, और दूसरा सबसे नहीं कर पाते तो हम जैसे लोग, जैसे मनोहर टोपने ओलंपियन, मैं द्रोणाचार्य अवार्डी इंडिया टीम का कोच रहा हूँ, कम से कम हमारे से तो पूछे या हमारी बात तो सुने। कोई तैयार ही नहीं होता, मीटिंग नहीं करना चाहता। हम बड़े सरप्राइज हैं इस चीज़ को। मतलब ये जो यहाँ ब्यूरोक्रेसी का जो कल्चर है वो भी नहीं, मतलब अभी नहीं मतलब सूट कर पा रहा है इसको, या तो स्पोर्ट्स वो जानते नहीं है। हम कई पोस्ट तो खाली भी हैं, कई अगर पोस्टें बहुत खाली हैं। बिल्कुल, हाँ। तो मान लिया किसी ब्यूरोक्रेट को नहीं समझ में आ रहा है तो हम जैसे लोगों से सलाह तो ले सकते हैं वो, कि बुला के मीटिंग कभी, कैसे बताइए आप क्या किया जा सकता है, कैसे हमारा स्पोर्ट्स इम्प्रूवमेंट होगा, कैसे हॉकी इम्प्रूवमेंट होगा। हॉकी तो मेन है यहाँ का जी, लेकिन ऐसा कुछ आज तक हो ही नहीं था। राहुल शर्मा थे, जब राहुल शर्मा सेक्रेटरी स्पोर्ट्स थे, इतने बढ़िया आदमी थे वो, हर महीने में एक मीटिंग बुलाते थे, हर कोचेज़ का वो लेते थे, भाई आपको बताओ क्या प्रॉब्लम है, आपके रिजल्ट क्यों नहीं अच्छे हैं, आप प्रॉब्लम बताइए हमारे को। लेकिन उनके जाने के बाद ना ऐसा कोई आदमी नहीं आया कि भाई जो, जबकि सनी साहब 5-6 डिस्ट्रिक्ट ही हॉकी खेलता है हमारे झारखंड में, और हम हॉकी को लेकर झारखंड कितनी शोहरत और बुलंदियों पर है। सिर्फ 5-6 ज़िले, अगर 24 ज़िले अगर हॉकी खेलने लगे तो आप समझ लो कि हमारी झारखंड में हॉकी या दूसरे स्पोर्ट्स, क्या लगता है कि हम हॉकी को हर गांव तक या कम से कम डिस्ट्रिक्ट तक भी नहीं पहुंचा पाए। बड़े अफसोस की बात है। अभी ये आदिवासी महोत्सव हुआ था यहाँ पे जी, उससे पहले एक मीटिंग हुई थी, रणेंद्र कुमार थे, उन्होंने बुलाया था, वो मेरे को बड़े अच्छे जानते हैं, डायरेक्टर थे वो, डायरेक्टर, और इतने बढ़िया आदमी हैं वो जी, कमाल के बंदे हैं स्पोर्ट्स के मामले में।
तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि सैनी साहब आइए, आप ऐसे ऐसे है और स्पोर्ट्स की प्रमोशन के बारे में कैसे हमारी हॉकी डेवलप होगी उसके बारे में मीटिंग करनी है। मैं सर एकदम से करेंगे बिल्कुल। सारा कुछ हुआ, डिसाइड हुआ। मैंने मीटिंग में ये भी जो आप बात कर रहे हैं ना इसके बारे में सुजेस्ट किया। मैं सर एक चीज़ मैं और सुजेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 5-6 डिस्ट्रिक्ट में हॉकी खेली जाती है। नॉर्थ झारखंड में हमारे मेरे ख्याल लगभग 27 या कुछ इतना ही लगभग डिस्ट्रिक्ट हैं। 24 डिस्ट्रिक्ट है ना झारखंड में। तो 5 में हॉकी खेली जाती है, बाकी में क्यों नहीं खेली जाती? मैंने ये भी सुजेस्ट किया था, डे बोर्डिंग सेंटर आप लोगों ने यहाँ चलाए हुए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में नॉर्थ झारखंड में 2-2, 3-3 डे बोर्डिंग अगर खोले जाएंगे, एक आवासीय खोला जाएगा तो हमारे पास एक इतना बंच हो जाएगा बच्चों का, खिलाड़ियों का, जिसमें से बहुत क्रीम निकल सकती है। और भी बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि जब ये हालात है आज मुझे लगता है कि हर गली हर मोहल्ले में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, लेकिन क्रिकेट तक पहुँचने वाले की बहुत कम ही होते हैं। एक इक्का दुक्का ही होता है। दुक्का ही होता है। हाँ। झारखंड में इसकी संभावना या इसकी उम्मीद ज़्यादा है? नहीं, हॉकी में हो सकता है ये अगर, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है ना इस टाइप का। कोई प्लानिंग नहीं। गवर्नमेंट ने क्या किया है, 3-4 सेंटर लड़कियों के और 4 बॉयज़ के खोल दिए हैं। डे बोर्डिंग भी खोले हुए हैं। डे बोर्डिंग का कोई चेकअप नहीं है उसका। गांव-गांव में खोले हुए हैं, ना कोई कोच वहाँ पे जाता है ना कोई बच्चा जाता है। उनको सैलरी मिल रहा है, अच्छा हैंडसम सैलरी मिल रहा है एक जो, लेकिन काम कुछ हो ही नहीं रहा। नीचे काम नहीं होगा तो बताओ कहाँ से ऊपर फीडबैक कैसे करेंगे, फीड कैसे करेंगे ऊपर? वो जिलों में खेल पदाधिकारियों की पदस्थापना या नियुक्ति ही नहीं है। नहीं, अभी तो हो गई है। कुछ डिस्ट्रिक्ट बचा हुआ है, बाकी हर डिस्ट्रिक्ट में DSO वगैरह की पोस्टिंग हो गई है। उनको भी अपना प्रपोजल बना के भेजना चाहिए, लेकिन वो लोग नए हैं। मैं समझता हूँ हो सकता है जानकार ज़्यादा भी हों और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो जानकार नहीं है। जैसे यहाँ वाले के एग्जांपल दे रहा हूँ, एथलेटिक्स के, वो हॉकी के बारे में जानकारी नहीं है, उनको बताया जाए या वो मीटिंग करे तो बताया जा सकता है। जैसे नॉर्थ झारखंड की बात मैं बता रहा हूँ आपको, दुमका वगैरह, गोडा वगैरह और ये साहबगंज वगैरह, इस साइड में स्पोर्ट्स तो करते हैं ना। बिल्कुल टैलेंट निकल सकता हूँ हमसे बहुत। बिल्कुल उसकी डेमोग्राफी भी वैसी है जैसे साउथ छोटा नागपुर का। तो ये सुजेशन मैंने दिए हैं आगे, लेकिन सुजेशन हम देते हैं, कोई होता कुछ नहीं आगे। सजेशन वही टेबल पे ही फाइल में दब जाते हैं। हाँ, ऊपर तक जाते भी नहीं हैं, जाते भी हैं तो ऊपर एक्शन नहीं होता है। तो सारी समस्याएं ये हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम झारखंड की खेल नीतियों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द सोरेन शो। द सोरेन शो में हमारे साथ हैं नरेंद्र सिंह सैनी, द्रोणाचार्य वाडी, हॉकी के कोच, और खेल की दुर्दशा और खेल की संभावनाओं पर हम बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं खेल नीति पर। झारखंड में खेल नीति एक होनी चाहिए जिसकी आवश्यकता बड़े दिनों से महसूस की जा रही, कई वर्षों से महसूस की जा रही। जहाँ तक खेल नीति का सवाल है, मैं समझता हूँ खेल नीति अभी पीछे बनी थी और उसका ओपनिंग भी होने वाला था यहाँ पे। तो अब कारण मेरे को नहीं पता कि इसका ओपनिंग होना था यहाँ पे मोराबादी मैदान में ओपनली। मेरे ख्याल CM साहब ने उसका नीति का उद्घाटन करना था, कारण मेरे को नहीं पता, वो बीच में ही रोक दिया गया। और क्या नीति बनी है मेरे को उसका भी आइडिया नहीं है, जबकि हर स्टेट की एक स्पोर्ट्स खेल नीति होती है और वो यहाँ भी होनी चाहिए, होगी भी ज़रूर, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर पिक्चर में नहीं है जो मेरे को लग रहा है। हर आदमी को, हर स्पोर्ट्स वाले बच्चे को इस नीति का पता होना चाहिए कि अगर मैं इस लेवल पे जाऊंगा तो मेरे को ये इंसेंटिव मिलेगा। अभी कुछ कोचिज़ को क्या मिलेगा, वो पीछे वाले पूर्व इंटरनेशनल प्लेयर हैं, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट, उनका क्या क्राइटेरिया है। तो कोई इस टाइप का मेरे को नहीं आइडिया है कि कोई नीति है। अब भी अखबार या मीडिया से ये आप तक भी खबर पहुंचती होगी कि कई नेशनल लेवल के प्लेयर्स जो हैं वो बड़ी ही ख़राब स्थिति में है, बिल्कुल पैसे नहीं है उनके पास, उनके लिए जीवन यापन भी वो मजदूरी कर रहे हैं। इस तरह की खबरें पढ़ते हो तो कैसा महसूस होता है? बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि अपनी जिनको जो इस पोजीशन में है ना, उन्होंने अपनी लाइफ स्पोर्ट्स में, जो भी स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है उसमें ख़त्म पूरा लाइफ लगाया हुआ है। अच्छा लेवल पे भी वो कंपटीशन कम्पीट किए हैं और अब उनकी स्टेज
पेपर वेपर में हम देखते हैं तो ये मिलती है कि उनको वो भूखे मर रहे हैं, उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे और उनके इधर उधर घूम रहे हैं, तो बड़ा अफसोस होता है इनका। जबकि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, हमारे खेल विभाग की ड्यूटी बनती है कि ऐसे जो मेडलिस्ट लोग हैं, जो भारत को रिप्रेजेंट किए हैं, करने के बाद वो इधर उधर घूम रहे हैं, बेकार घूम रहे हैं, तो उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। मदद करो, कुछ लमसम अमाउंट दे के कर दो, या इनको ये डे बोर्डिंग जो सेंटर हैं उनमें डिप्यूट किया जाए, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके नए बच्चों को, छोटे बच्चों को। अच्छा, झारखंड में बच्चियां ज़्यादा बेहतर करती हैं, लड़कियां ज़्यादा बेहतर कर रही हैं लड़कों के मुकाबले, और मैं देख रहा हूं कि इंडिया टीम में भी झारखंड की बेटियां ज़्यादा जा रही हैं। उसका कारण है जी, सीएम साहब ने भी पीछे क्वेश्चन किया था डायरेक्टर साहब से, और डायरेक्टर साहब ने मेरे से पूछा था कि सैनी साहब बताइए, सीएम साहब का ये क्वेश्चन है, इसका क्या जवाब देंगे। मैं सर सिंपल सा जवाब है इसका। पहला तो जवाब ये है, झारखंड नौकरी नहीं देता किसी बच्चे को भी। अगर आप ये अपनी नीति में ले आए, खेल नीति में, कि इस लेवल पे नेशनल जो बच्चा खेलेगा उसको जॉब दिया जाएगा। दूसरा रीज़न, अब मैं अपना एग्जांपल यहाँ का दे रहा हूँ। मेरे पास 32 लड़के हैं, 32 में से 12 लड़के मेरे पटना गए हुए हैं अग्निवीर बनने के लिए। उनका उम्र कितना होगा पता है आपको? कोई 16-17 के आसपास होगी। अभी उनका हॉकी स्टार्ट हुआ था, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया हॉकी खेलने लगे। अब वो जाके उधर ज्वाइन कर लेंगे तो कहाँ से बच्चे इंडिया खेलेंगे आप बताइए? तो बड़ा मुश्किल। ये मैंने उनको जवाब दिया, मैं सर जब तक ये पॉलिसी नहीं बनेगी यहाँ पे, बच्चों के जब तक लाइफ सिक्योर नहीं है तो क्या करेंगे वो? अग्निवीर बनने के लिए भागेंगे। और फिर जब अग्निवीर बनेंगे तो हॉकी छूट जाएगी। हॉकी छूट जाती है। आर्मी में तो काम बहुत लेते हैं ना, उनको तो बॉर्डर पे खड़ा कर देंगे ना। या पहले वाले भी जो जाते थे उनका महीने 2 महीने का स्पोर्ट्स कैलेंडर होता है आर्मी में, उसके बाद अपना ड्यूटी करो। सब लोग तो 5 अक्टूबर नहीं बन सकते। सब नहीं बन सकते। तो मेन रीज़न यही है भाई, 16-17 साल के बच्चे जिनका कैरियर अब स्टार्ट होना है जी, जो आगे 15 साल 10 साल हॉकी और खेलेंगे, और जो इस अभी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 10 साल के बाद वो और आगे बढ़ेंगे इसी फील्ड में। एसोसिएशन की भूमिका कैसी नज़र आती है आपको? हॉकी एसोसिएशन बहुत मेरे हिसाब से पॉजिटिव काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। वो अपना बस एसोसिएशन चला रहा है, खाली टूर्नामेंट 1-2 करवा देता है, बस वही है। बच्चों का उनको कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। हॉकी को जब राइज करने में क्या मतलब है उनका? वो टूर्नामेंट करवा देते हैं, ख़त्म हो गया उनका। जबकि कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है, उनको भी ऊपर तक पहुंचाना चाहिए ना। जो भी हॉकी एसोसिएशन है यहाँ पे, या एथलेटिक एसोसिएशन है, या फुटबॉल एसोसिएशन है, उनकी ये भी तो ड्यूटी बनती है। ये ड्यूटी थोड़ी है कि बुला के टीम भेज दिया, और टीम में भी वो क्या करते हैं, किसी कोच का नाम नहीं देते, ये नहीं बताते कि इस सेंटर के बच्चे हैं, ये नहीं। वो कहते हैं झारखंड फुटबॉल झारखंड के बच्चे हैं, या हॉकी झारखंड के बच्चे हैं, या एथलेटिक झारखंड के बच्चे हैं। यहाँ तो 2-2 एसोसिएशन भी बटे हुए हैं यहाँ। खैर मेरे को इसका तो आइडिया नहीं है। बाकी एक हॉकी एसोसिएशन में कुछ ओलंपियंस हैं। नहीं, मेरे को उसका आइडिया नहीं है। मनोज टोपनो वगैरह लोगों ने एक अलग एसोसिएशन बना रखा है। भोला सिंह की एक अलग एसोसिएशन है। नहीं, ये भी मैं अब क्या बताऊं, इसका तो मेरे को आइडिया तो नहीं है। लेकिन जो भी हॉकी में यहाँ पे एसोसिएशन में आएगा ना, मेरी एक ही उनसे रिक्वेस्ट रहती है कि भाई ईमानदारी से काम करो। आप जो कोचिज सेंटरों में काम कर रहे हैं, जो बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका लाइफ स्पॉइल मत करो। आप हॉकी झारखंड कहते हैं कि सारे हॉकी झारखंड के बच्चे हैं। हॉकी झारखंड कहाँ से लेके आए ये बच्चे? स्टेट गवर्नमेंट उनको खाने का दे रहे हैं, कोचिंग हम लोग कर रहे हैं, ले जा रहे हैं इधर उधर हम हैं। तो हॉकी झारखंड के या हॉकी फुटबॉल झारखंड के बच्चे कहाँ से हो गए? वो ये बोलो कि झारखंड स्टेट के बच्चे हैं ये, और ये बच्चे इतने बच्चे इस सेंटर के हैं, सिमडेगा के, इतने रांची के हैं, इतने खूंटी के, इतने गुमला के बच्चे हैं। इससे क्या होता है, कोच को थोड़ी ताकत मिलती है। अच्छा सनी साहब, झारखंड से जितने भी प्लेयर गए हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द
जो चेहरे हैं वो ट्राइबल हैं, क्या दूसरे बच्चे हॉकी खेलना ही नहीं चाहते? नहीं, खेलना चाहते हैं। मेरे टाइम में गई हैं 3-4 बच्ची जो नॉन आदिवासी थी, गुड्डी कुमारी थी, इंडिया खेल लिया वो। और एक दो नाम और हैं जो इंडिया खेले, ऐसा नहीं है। हाँ, वो लोग कम खेलते हैं, उनको जागरूक करने की अभी ज़रूरत है कि जो ट्राइबल नहीं है, या उनको समझ में आ गई कि हॉकी खेलने से तो कोई फ्यूचर कुछ बनना नहीं है। ये भी हो सकता है, तो ये भी अपना वक्त, और पेरेंट्स के दिमाग में ये भी चीज़ हो सकती है, लेकिन उनको जागरूक करना चाहिए ज़रूर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि नॉर्थ झारखंड में शाहबगंज है, गोड्डा है, दुमका है, जामताड़ा है, उनमें हॉकी क्यों नहीं स्टार्ट की जाती? आदिवासी बच्चे तो खेल ही रहे हैं, वो तो खेलेंगे। अगर उनको भी खिलाया जाए तो हमारा रिजल्ट और अच्छा हो सकता है। वो भी आदिवासी है, वहाँ भी वो भी आदिवासी है, नॉन आदिवासी है। अगर उनको खिलाया जाए तो क्यों नहीं हमारा टीम और अच्छा बनेगा? लेकिन इसके बारे में कोई सोचता है? अगर सजेशन भी दिया जाता है तो कोई सुनता नहीं है, वो फाइलों में दब के वहीं मर्डर हो जाता है उसका। आईपीएल के तर्ज पे कुश्ती शुरू हुई, कबड्डी शुरू हुआ था, हॉकी शुरू हुआ था, कामयाबी नहीं मिली, स्पॉन्सर बाद में खत्म हो गए, छोड़ गए वो लोग। क्या लगता है कि अब हॉकी का क्या फ्यूचर आपको दिखाई देता है? इसका फ्यूचर यही है, मार्केटिंग करना पड़ेगा। जब तक क्लब सिस्टम हमारे यहाँ नहीं आएगा ना, ये HIL IPL के बराबर कोई टूर्नामेंट नहीं चलेगा, तो फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है हॉकी का। क्योंकि देखो, हॉकी कोई नहीं खेलना चाहता। उसका रीज़न यही है कि फाइनेंशियली तो कुछ मिलता ही नहीं है बच्चों को। अगर क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी खेलेगा तो कितना पैसा मिलता है? उनका भी ABC करके ग्रेड बनाया हुआ, उनको पैसा मिलता है, पेंशन भी मिलता है। पेंशन भी मिलता है। तो ये सिस्टम शुरू करना पड़ेगा हमारे को। जैसे आप इन्हें आदिवासी का एग्जांपल दिया, इंटरनेशनल प्लेयर का जो भूखे मर रहे हैं, उनको क्यों नहीं गवर्नमेंट पेंशन दे सकती? ये जॉब भी दे दे, जो भी दे दे, एक उनका खाने का तो वो होना चाहिए ना। जिन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया लाइफ का, इतना सारी लाइफ इसमें लगा दी है, अब वो भूखे मर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, विनोद कांबली की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। हाँ, सिर्फ वो पेंशन पर गुजारा कर रहा है। कम से कम उनके पास एक पेंशन तो थी, लेकिन हमारे पास तो, हमारे खिलाड़ियों के, हॉकी के खिलाड़ी या दूसरे खेलों के खिलाड़ियों के पास तो पेंशन भी नहीं है। पेंशन भी नहीं है। इसमें मैं एक काम, जो विनोद कांबली का आप एग्जांपल दिए है ना, उसके बारे में मैं दूसरे प्लेयरों को भी बोलना चाहूँगा। इस टाइप की पेंशन का ना मिसयूज नहीं होना चाहिए। मिसयूज इन द सेंस, उसको इधर उधर जो प्रॉपर हमारी नीड्स हैं उस पर यूज़ करना चाहिए, ना कि इधर उधर पे। विनोद कांबली का एग्जांपल, विनोद कांबली बहुत बड़ा प्लेयर रहा था, बहुत अच्छा था। सचिन से भी बता, हमने देखा नहीं है उनको कभी भी। लोग कहते हैं लोग कि वो सचिन से भी अच्छे थे, लेकिन वो छोड़ गए। वो उसने ट्रैक ही दूसरा पकड़ लिया। तो ऐसा ट्रैक दूसरा पकड़ोगे तो फिर आप कितना भी गवर्नमेंट मदद कर दे, वो भी कम पड़ेगी उसके लिए। तो जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, करना चाहिए, जो देगी पैसा, उसका यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। सही तरीके से सही जगह पैसा वो यूज होना चाहिए, तब तो उसका एडवांटेज है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट या कोई भी BCCI या कोई भी कितना भी पैसा दे दो, जो रॉन्ग ट्रैक पे है वो तो उसको यूटिलाइज करेगा नहीं प्रॉपर, बाकर आ जाएगा। क्रिकेटरों से मिले हैं कभी आप? बिल्कुल मिला हूँ, बहुत से मिला हूँ। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। थोड़ा सा एटीट्यूड तो है उनका। क्योंकि धोनी को, जब मैं ब्रियातू में था, मेरे स्कूल में पोस्टिंग हुआ था धोनी का, रेलवे में। अच्छा। मैं वहाँ पे कोच था, हमारा हॉकी का ट्रायल चल रहा था। धोनी से मैं दिल्ली भी मिला हूँ। धोनी को मैंने ये बातें बताई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने धोनी को यही बोला, एशिया कप खेल के आए थे ये दिल्ली में, तो प्रैक्टिस कर रहा था धोनी। मेरा भी वही पोस्टिंग था उस टाइम में। मेरे पास इंडिया टीम थी उस टाइम क्या है, हमेशा ही रही है मेरे पास। तो उस टाइम हमारा इंडिया वुमेंस टीम का जूनियर का दिल्ली में कैंप चल रहा था। तो मेरा दोस्त था जिसके पास वो ट्रेनिंग कर रहा था धोनी, वो उसने मेरे को फ़ोन किया कि सैनी यार धोनी आया हुआ है, तू बोलता था कि रांची का है, ये है, वो है। मगर हाँ, धोनी आया हुआ तो आऊँ मैं? बोला अपनी पूरी टीम को लेके आया। इंडिया कैंप चल रहा था मेरा। मैं गया, धोनी से मिला, मैंने धोनी को बताया। मैं धोनी ऐसे ही बोला मैंने कुछ, देखो बोलने का तरीका हमारा ऐसा ही है। अरे धोनी हमारे से बहुत छोटा है, बच्चे जैसा है हमारे जैसा। तो और जब तो मैंने बोला धोनी मेरे को तो पहचानते तो नहीं होंगे? धोनी बोलता बहुत कम है। बोला सर नहीं पहचानता मैं आपको। तो फिर मैंने उसको एक दो चीज़ें बताई तो उसको याद आ गया। मैं तुमने रेलवे में अप्लाई किया था, जब कहाँ फार्म दे के आए थे तुम लोग? तो बोला सर मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बरियातू में, कलकत्ता से आए हुए थे लोग,
रेलवे हमारा हॉकी का ट्रायल चल रहा था, तो बोला कि वहाँ मैंने ट्रायल दिया था। वहाँ कोच कौन था? बोला कि कोई बाहर का था। वहाँ मेरे को पहचान रहे हो? थोड़ा बहुत वहाँ रिमाइंड करो तो रिमेंबर करो। बोला नहीं सर। मैं कहा मैं ही था वहाँ पे, और तूने जो पेपर दिए थे रेलवे में ज्वाइन करने के, मेरे को ही दिए थे। अच्छा। और आपको मिलवाया था मगर वहाँ पे, और आप मिलने के बाद पेपर दे के मोटरसाइकिल उठाई और चले गए थे। आपको लगता नहीं कि ये अब लोगों को भी थोड़ा अपना माइंडसेट और या थोड़ी सी हॉकी के लिए भी अपने मन में, दिल में जगह बनानी की ज़रूरत है? ज़रूर। मैं तो कहता हूँ कि हर आदमी को हॉकी खेलना चाहिए, हर बच्चे को हॉकी खेलना चाहिए। क्योंकि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, हॉकी ने जितना मेरे को दिया है, मेरे ख्याल हो सकता किसी को नहीं दिया हो। मेरी हमेशा हॉकी के लिए मैं पागल रहता हूँ। हॉकी के लिए मैं रात को 1 बजे ग्राउंड पे आकर ट्रेनिंग करवा सकता हूँ, रात को 2 बजे आके करवा सकता हूँ। 24 आवर्स कोई भी टाइम हो तो मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ और करवा सकता हूँ। अब भी मैं करवा रहा हूँ। लगभग 8 घंटे मैं ग्राउंड पे रहता हूँ। सुबह 5 बजे ग्राउंड पे आता हूँ, 10 बजे वापस यहाँ आता हूँ, नाश्ता वास्ता करता हूँ, नहा धो के रेस्ट करके 3 बजे फिर ग्राउंड पे आ जाता हूँ। जब तक डार्क नहीं होता मैं ग्राउंड पे रहता हूँ। एक पागलपन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, हॉकी ने, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि हॉकी ने मेरे को इतना दिया है, तो आदमी को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। जैसे मैं अपने ऊपर ही बोल रहा हूँ, अगर मेरे को इतना दे दिया हॉकी ने, अब मैं हॉकी को छोड़ दूँ वहाँ, तो लोग बाग मेरे को गाली ना देंगे पीछे से। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैनी साहब, नरेंद्र सिंह सैनी साहब। आपने हॉकी की इतनी सारी बातें बताई, इतनी सारी या कुछ बातें ऐसी थी जो नागवार सी गुजर रही थी मुझे, क्योंकि खेल के प्रति एक चाहत जो है, एक मन में उत्साह और उल्लास जो है वो सबकी बनी रहती है। लेकिन खेल के साथ भी जिस तरह से खेल गए हैं लोग, ब्यूरोक्रेसी वाले हों या पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या सरकारें हों, इन लोगों ने जिस तरह से खेल खेला है, ये बड़ी दुखद है। नहीं, मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लास्ट में, और मेरी बीइंग ए प्रोफेशनल मैं ये बोलना चाहूँगा कि हॉकी यहाँ का मेन गेम है। बच्चों को ज़रूर हेल्प करो, आगे आओ, सेंटर बनाओ। जिससे झारखंड का स्पोर्ट्स में इतना नाम हो रहा है वो हॉकी की वजह से है। बिल्कुल। और भी स्पोर्ट्स हैं, तो यही रिक्वेस्ट है मेरी गवर्नमेंट से कि बच्चों को प्रॉपर एक डाइट दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, इक्विपमेंट्स जो ज़रूरी हैं वो दिए जाए बच्चे को, तभी ना बच्चा आगे कुछ करेगा। बिल्कुल। ये बगैर इसके अब आप बच्चों से को आप अगर किताबें नहीं देंगे, कलम नहीं पढ़ाएंगे कहाँ से? तो आप उन्हें स्टूडेंट कैसे कहेंगे या स्टूडेंट कैसे बनाएंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड में 5-6 ज़िलों में ही क्रिकेट हॉकी खेला जाता है। अगर 24 ज़िले में हॉकी खेला जाने लगे तो झारखंड हॉकी के मामले में कहाँ पहुँच सकता है, आप इसकी उम्मीद की जा सकती है। एक मूवी आई थी चक दे इंडिया, बड़ी हिट हुई थी। काश वैसे ही हिट हमारे खिलाड़ी हो जाएं, हमारे हॉकी हो जाएं, ताकि देश के इस खेल को हर जगह, हर मोहल्ले में, हर गांव में खेला जा सके। आज के लिए बस इतना ही। अगले शो में किसी नए मेहमान के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।